हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको बिज़नेस मैनेजमेंट में उसके अगले पार्ट को बताने जा रही हूँ। प्रबंध। लास्ट डे हम लोगों ने प्रबंध के बारे में जाना था कि प्रबंध क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है और उसका क्या उद्देश्य है और वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज उससे आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रबंध का नेचर क्या होता है या प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में जैसा हम जानते हैं, विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने समय में प्रबंध की प्रकृति को अलग अलग ढंग से व्यक्त किया है या इसे अलग अलग ढंग से बताया है। कुछ लोगों ने इसे साइंस के साथ जोड़ा है, कुछ लोगों ने इसे कला के साथ जोड़ा है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि प्रबंध की कुछ विशेष विज्ञान के रूप में इसे माना गया है, जिसमें इसे दो श्रेणी में रखा जाता है। प्रबंध की प्रकृति के लिए समझाने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, जिसे हम सर्वप्रथम या सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कला के साथ इसे कोरिलेट किया जाए या फिर विज्ञान के साथ इसे कोरिलेट किया जाए। लेकिन साइंस और विज्ञान के साथ जोड़ने से पहले हम साइंस क्या है उसके बारे में जानेंगे, तब हम बता पाएंगे कि साइंस सही में प्रबंध में साइंस का गुण पाया जाता है या नहीं, या फिर कला का गुण पाया जाता है या नहीं। इसलिए सबसे पहले हम साइंस क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या है, मीनिंग ऑफ साइंस पहले हम जानेंगे, जिसमें कहता है कि साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द नॉलेज इज पॉसिबल, है ना। जिसका मतलब होता है कि प्रबंध विज्ञान का मतलब उस क्रमबद्ध ज्ञान समूह से है जो कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और वेरिफिकेशन से संभव हो पाता है। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक व्यक्ति जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान उसे ज्ञान प्राप्त होती है। वो ज्ञान जो उसे मिलती है वो थ्योरेटिकल नॉलेज वो प्राप्त करता है, जो कि विज्ञान के संबंध में वो प्राप्त करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो नॉलेज हुआ उसका थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ, न कि प्रैक्टिकल नॉलेज। विज्ञान के लिए उसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। विज्ञान की कुछ अपनी एक विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता कहता है विज्ञान की, वो है व्यवस्थित ज्ञान समूह, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान में के लिए क्रमबद्ध और व्यक्तिगत ज्ञान समूह का होना आवश्यक होता है। प्रबंध भी एक व्यक्तिगत ज्ञान समूह है, लेकिन इसके ज्ञान का जो संबंध होता है वो विज्ञान से थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो पूरी तरह से विज्ञान है। दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हम कह सकते हैं परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। विज्ञान की विशेषता होती है कि वह प्रबंध पर लागू करने से पता चलता है कि यह विकास के अनेक वर्षों के तथ्यों और समूहों का विश्लेषण, ये हम कह सकते हैं कि विज्ञान अनेक वर्षों के तथ्यों यानी फैक्ट्स का संग्रहण, कलेक्शन से, फिर विश्लेषण से और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो नॉलेज होता है वो थ्योरेटिकल होता है और उसे भी हम नहीं जोड़ सकते हैं प्रबंध के साथ। तीसरा है वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी, या जिसे कह सकते हैं व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांत जो होता है वो सत्य पर आधारित होता है और उन्हें हर परिस्थिति एवं समय पे लागू किया जा सकता है। उसी तरह से ये यूनिवर्सल होता है, इसका प्रयोग सभी जगह किया जा सकता है। लेकिन प्रबंध के साथ क्या होता है कि यह पूर्ण तरह से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंध में कुछ वांछित परिणाम जो आते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन विज्ञान के साथ इसलिए इसे कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया हम विज्ञान के बारे में जाने कि विज्ञान क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका प्रबंध के साथ क्या संबंध है, यानी कितना उसे कोरिलेट कर रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रबंध को क्या आर्ट से जोड़ा जा सकता है, प्रबंध को क्या कला के साथ जोड़ा जा सकता है।
तो उसके पहले हम देखेंगे कि कला क्या होता है या कला का क्या मतलब होता है। तो कला का मतलब होता है सैद्धांतिक प्रयोग से, यानी कि आर्ट्स का मतलब होता है आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो होता है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी करने के बाद अगर वो इंजीनियर के पद पे काम करता है तो यानी कि उसका इंजीनियर के रूप में काम करना उसकी कला होती है। वो पढ़ाई तो कर लिया साइंस, वो तो साइंस के साथ जुड़ गया, लेकिन जब तक उसको काम के रूप में परिणत नहीं करेगा तो उसकी कला के बारे में नहीं पता चलता है। इसलिए कला को हम ये कह सकते हैं कि वो एक सैद्धांतिक प्रयोग के रूप में लागू होता है। इस तरह से कला की कुछ अपनी एक विशेषताएं होती हैं, या कह सकते हैं कला की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो पहला पॉइंट्स हम देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। तो कला के लिए सबसे पहले जरूरी होता है क्या कि कला के लिए एक सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक होता है, जो कि ज्ञान के साथ साथ, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, थ्योरी नॉलेज के साथ साथ वो प्रैक्टिकल में कैसे काम को वो अपने यूज करेगा, नॉलेज को कैसे सदुपयोग करेगा, ये उसे होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग, या हम कह सकते हैं उसे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में हम जैसे जानते हैं कि एक अध्यापक जो होता है वो अपने पर्सनल नॉलेज को वहाँ पे उपयोग करता है, या फिर एक खिलाड़ी को अगर हम लेते हैं तो एक खिलाड़ी क्या करता है कि मैदान पे वो अपने प्रैक्टिकल प्रयोग को उपयोग करता है। उसी तरह से एक सुनार जो होता है वो अपने जो आर्ट का वो प्रयोग करता है, किसी भी चीज़ को वो आर्ट में प्रयोग करता है और उसको इतना सुंदर रूप दे देता है जो कि उसकी वो एक कला होती है। तो इसलिए हम इसको पर्सनलाइज्ड कहते हैं कि व्यक्तिगत अपनी योग्यता को किस तरह से उपयोग करता है, ये यहाँ पे काम करता है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जिसको हम कह सकते हैं व्यवहार और रचनात्मक पर आधारित होना, जिसमें होता है कला को लगातार अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज़्यादा वो उस पर प्रैक्टिस करेगा और उसको क्रिएटिव करेगा, उसके कला में और ज़्यादा सुधार होता चला जाता है।